हमारे पास है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स और फाइनल अकाउंट के बारे में। इस पूरे टॉपिक में मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। इस पूरे टॉपिक में आप सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, और कुछ और पॉइंट्स जो यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में या सीए फाउंडेशन में एमसीक्यूज में या सी सीट के एमसीक्यूज में या यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आपके काम का है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है पहला प्रश्न या पहला क्वेश्चन जो कहता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है किस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा हम ट्रायल बैलेंस किसी और चीज के लिए तो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, लिस्ट ऑफ लेजर्स है जो बने हुए हैं, जिनके बैलेंसेस हमने लिखे हुए हैं ताकि हम इसकी मदद से आगे फाइनल अकाउंट बना सकें। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसको बनाना ऑप्शनल है। ठीक है, आगे बढ़ते। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है। मैंने कहा ना, पार्ट नहीं है, सिर्फ विवरण है। किसी का विवरण है भाई? ये विवरण है लेजर्स का। स्टेटमेंट ऑफ लेजर्स, या ये कह लो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। जो आपने अकाउंट से लेजर बनाया उनका स्टेटमेंट है खाली, ये सिर्फ विवरण है, ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लेजर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर्स है, बस बात खत्म। अच्छा, अब ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा एरर है जिसको ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता, जिसको ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता। ऐसा कौन सा एरर है? ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एरर है जिसे ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता। एक काम करिए, कुछ देर के लिए इसको पॉज करिए और सोचिए। मैं भी कुछ देर आपके साथ रुका हूं, मैं भी चाहूंगा कि आप लोग इसमें दिमाग चलाएं कि क्या हो सकता है, कौन सी चीज है जिसमें ट्रायल बैलेंस जिसको नहीं पकड़ पाए। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या चीज है। देखिए, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अगर आपने सब्सिडरी बुक्स का टोटल गलत कर दिया, कोई बात नहीं, आपको लगेगा पकड़ में नहीं आएगा, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी बुक्स का टोटल गलत किया है ना, उसके आप डबल एंट्री सिस्टम है ना। ये एक का गलत किया होगा, दूसरा जो कोई लेजर होगा उसका तो नहीं हुआ होगा गलत, चांसेस उसके गलत होने के चांस तो नहीं है। पोस्टिंग एन आइटम टू द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक आइटम को गलत साइड पे डाल दे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डबल पोस्टिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप किसी ये सब पकड़े जाएंगे, सॉरी, ये सब के सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। क्यों? आपने टोटल कर दिया सब्सिडरी बुक का, हो सकता है दूसरे में आपने सही कर रखा होगा तो पकड़ा जाएगा। एक तरफ का हो गया तो पकड़ में आ जाएगा। रॉन्ग साइड पे डाल दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट डाल दिया तो डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी। डबल पोस्टिंग कर दी किसी अकाउंट के अंदर, आपने 2 बार डाल दिया, एक बार क्रेडिट करना था, एक और बार क्रेडिट कर दिया, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जहां आपने ट्रांजेक्शन लिखी ही नहीं, वो कैसे पकड़ में आएगी भाई? तो ट्रांजेक्शन जब लिखी नहीं, वो पकड़ में नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक वक्त में एक ही क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ, परचेज एन ऑफ ऑफिस कंप्यूटर, एक कंप्यूटर खरीदा ऑफिस। मैं आपको एक बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आप यहाँ पे 4 एरर देख रहे हैं अपने। एरर ऑफ कमीशन का मतलब आता है भूल गए, आपने लिखा ही नहीं। एरर ऑफ कमीशन का मतलब आप एंट्री करने में गड़बड़ कर रहे हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? एक गलती करी, उसके बाद दूसरी गलती करी, जो दूसरी गलती थी उसने पहली गलती का इफेक्ट क्या कर दिया? नलिफाई कर दिया, यानी कि इसको रिवर्स कर दिया। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब सिद्धांत की गलती है। सिद्धांत क्या? क्या आपको ये पता नहीं चल रहा है कि रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है? जब आपको रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में अंतर पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो सिद्धांत है, वही गड़बड़ाए हुए हैं, और ऐसे में एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ऑफिस कंप्यूटर क्या होना चाहिए? एक एसेट होना चाहिए, और एसेट का मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया आपने, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ये रेवेन्यू आइटम है।
आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम के अंदर डाल दिया, तो आपके सिद्धांतिक गलती हो गई, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। अगला क्वेश्चन, व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री, जब टोटल ट्रायल बैलेंस का एग्री नहीं कर रहा है तो आप इस डिफरेंस को कहां डालेंगे? तो इस डिफरेंस को टेम्परेरीली, मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। कहां डाल दिया जाता है? सस्पेंस अकाउंट में। फिर गलतियां ढूंढी जाती हैं, फिर उन गलतियों को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाता है, बाद में सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव होता है। एरर जो काउंटर एक्ट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, मतलब ऐसे एरर जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निष्प्रभाव कर देंगे, गलत कर देंगे, हटा देंगे। एक गलती दूसरी गलती को ठीक कर रही है, इसका मतलब ये है। और ये कौन सा एरर होता है? कंपनसेटिंग एरर होता है। कौन सा आता है? कंपनसेटिंग। आपने 5,000 रुपए राम से रिसीव किए और आपने उसे श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। आपने राम से रिसीव किए, श्याम के अकाउंट में डाल दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो कतई ना है। क्यों नहीं है? कि भैया इसमें कहाँ गलती हुई है रेवेन्यू और उसकी? कोई रेवेन्यू गलती हुई है? नहीं हुई है। या आप भूल गए हैं? क्या आप भूल गए? नहीं, आप भूले भी नहीं, आपने तो लिखी है एंट्री। हुआ क्या है? आपने एरर ऑफ कमीशन कर दिया। एरर ऑफ कमीशन मतलब आप गलत जगह डाल गए हैं इसको, ठीक है, लेखन की अशुद्धि हो गई। अच्छा, अगला क्या है? बिकॉज द फॉलोइंग अकाउंट यूजुअली हैज अ क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक ऐसा बैलेंस है जिसका अकाउंट क्रेडिट रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा डेबिट नेचर है, कैरेज इनवर्ड एक एक्सपेंस है, डेबिट है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहा जाता है और सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहा जाता है और परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है बी का। क्रेडिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? भाई लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज आइटम होते हैं वो क्रेडिट आइटम होते हैं। तो ये कह रहा है सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा? तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जाएगा आपके एसेट अकाउंट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना क्या आपके लिए मजबूरी है, यानी कंपलसरी है? नहीं। साझेदारी में है? नहीं। क्या नन ऑफ दीज है? नहीं। ऑप्शनल है? बिल्कुल सही, ऑप्शनल है। बनाना ना बनाना मर्जी होती है। आपने रेंट दिया लैंडलॉर्ड को, तो आपने एंट्री करनी थी रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, रेंट को डेबिट करना था। आपने कर दिया पर्सनल अकाउंट, तो आप एक रेवेन्यू आइटम को पर्सनल अकाउंट में ले जा रहे हैं। किस चीज की गलती कर रहे हैं आप? किस चीज की गलती कर रहे हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपको नहीं पता चल रहा है कि एंट्री कहाँ करनी है ना। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन द डिटेक्शन। ट्रायल बैलेंस क्या हेल्प करता है? भाई ट्रायल बैलेंस किसको हेल्प करेगा? कौन सी एरर्स को ढूंढने में आपकी ट्रायल बैलेंस क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका रहता है वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर में नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आपने डेबिट में भी गलती करी, क्रेडिट में भी गलती करी, तो वो गलती आपस में नलीफाई हो जाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो पकड़ ही नहीं पाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस सिर्फ एरर ऑफ कमीशन को पकड़ पाता है बस, उसके अलावा किसी और एरर को नहीं पकड़ पाता है। जब आप वो चार की बात करते हैं, प्रिंसिपल, कमीशन, कंपनसेटिंग और ओमिशन, तो ओमिशन जब हम यहाँ पे चार ऑप्शन आते हैं ना, जो चार ऑप्शन आते हैं कि भाई प्रिंसिपल एरर को नहीं पकड़ सकता, या कमीशन एरर को नहीं पकड़ सकता, या कंपनसेटिंग एरर को नहीं पकड़ सकता, तो ध्यान रखिएगा हम कमीशन पे इसलिए टिक मारते हैं। ओमिशन हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कंप्लीट वाला है। जब हम कंप्लीट ओमिशन मान के चलते हैं तो ये मान लेते हैं कि एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो उससे तो पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल को कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि डेबिट आइटम डेबिट ही हुआ होता है। बस ये फर्क है कि रेवेन्यू का आइटम गलती से किसमें, एसेट पे डेबिट हो गया है बस। कंपनसेटिंग तो पकड़ में नहीं आते, तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन वाला पकड़ में आता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको चार ऑप्शन देता है, कौन से चार ऑप्शन? अगर वो आपको बोलता है कि भाई प्रिंसिपल एरर, ठीक है, या फिर उसका कमीशन वाला, कंपनसेटिंग वाला बोलते हैं, तब आपको ये आंसर देना है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। एक नई मशीन को इंस्टॉल करोगे तो उसके वेजेस मशीन पे ही डेबिट हो जाएंगे, मशीन पे ही डेबिट हो जाएंगे। इंस्टॉलेशन याद रखना, इंस्टॉलेशन के पहले के सारे खर्चे कैपिटल होते हैं। इंस्टॉलेशन से पहले के सारे खर्चे कैपिटल होते हैं और उसके बाद के सारे खर्चे रेवेन्यू होते हैं।
ये वाले खर्चे इंस्टॉल मतलब मशीन के ऊपर ही चार्ज हो जाते हैं। 2000 रुपए के गुड्स प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए रख लिए, क्रेडिट कहाँ होगा? तो जब गुड्स होते हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट आता है। स्टॉक अकाउंट पे गलती से टिक मत मारना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, मेथड यूज टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। 3 मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में हम दोनों साइड के टोटल लेते हैं, बैलेंस मेथड में हम डिफरेंस लेते हैं। हम नॉर्मली इसी मेथड को यूज करते हैं। और एक होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड, जिसमें टोटल और बैलेंस दोनों को लेते हैं, ठीक है। फॉर डिटेल हम एक वीडियो क्लास करेंगे संडे को आप लोगों के लिए, और उसमें हम संडे टू संडे क्लास लाइव करेंगे, जिसमें आप कंसेप्ट जो है समझाएंगे और अच्छे से, ठीक है। कोशिश करिएगा लाइव आप क्लास में जुड़ें, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कैसे? तो ग्रॉस प्रॉफिट का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान रखना 3 प्रॉफिट होते हैं हमारे पास। पहला प्रॉफिट जो होता है वो सेल माइनस सीओजीएस से निकलता है, जिसको हम जीपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट हमारे पास आता है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं तो जो आता है वो हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। थोड़ा सा ही लिख लीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं तो हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि बस पूछो मत। चलिए, समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। बाकी तो हैंडराइटिंग तो चल जाता है। कौन सा वहाँ पे आपने लिखना है, टिक मार के लिखना। निम्नलिखित में से कौन सी मद प्रत्यक्ष वे यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है? कौन डायरेक्ट एक्सपेंस? तो फैक्ट्री और वेजेस के अंदर वाले डायरेक्ट होते हैं। कई लोगों के मन में आएगा सर कैरेज हमने डायरेक्ट पढ़ा। नहीं, कैरेज आपने डायरेक्ट पढ़ा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कैरेज आपने डायरेक्ट पढ़ा। आपने कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट पढ़ा है, ये दोनों डायरेक्ट है, ये दोनों क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो इनडायरेक्ट होता है। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? भाई आपने सामान बना लिया, उसको आप गोडाउन तक पहुंचाना है या जिस दुकान तक पहुंचाना है, तो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस किसके बराबर होता है? तो सीओजीएस का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई लोग बोलते हैं नेट परचेज किसको बोलते हैं सर? तो नेट परचेज हम बोलते हैं परचेज माइनस परचेज रिटर्न को, ठीक है जी। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो कहाँ दिखाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एक बार क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे और कहीं नहीं दिखाएंगे। पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन पेपर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट किस लिए होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए होता है। तो ट्रायल बैलेंस किसके लिए होता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? कैपिटल में। भाई कमाना कौन रहा है? ओनर ना, तो ओनर के पास ही तो जाएगा, यानी किसकी कैपिटल में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड किसका एग्जांपल होता है? वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट होता है ना, मैंने भी बताया, गोडाउन तक पहुंचाना है या दुकान तक पहुंचाना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला हिस्सा होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा ये एक चीज बताता हूँ, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 एक्सपेंसेस है इसके अंदर। एक है सेलिंग एक्सपेंस जिसके अंदर आपका एडवर्टीजमेंट आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, ठीक है। इसी के अंदर वो एक के ऊपर एक ऑफर वाला जो होता है ना, मार्केटिंग वाले टूल होते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मेनली काम होता है दुकान तक सामान पहुंचाना। तो कैसे पहुंचाओगे? गोडाउन का रेंट इसी में आता है भाई, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड भी किसमें आता है? इसी में आता है। वो जो गाड़ी वाला पैसे लेगा वो भी इसी में आएगा, तो सब इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो ओनर देगा ना उसको, और वो भी क्या, किस पैसे पे? जो पैसा वो पर्सनल यूज के लिए देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मैंने अभी भी बताया, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अभी ऊपर मैंने आपको बताया ये।
जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बैलेंस शीट एडजस्टमेंट की बात करें तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन दिखाते हैं? इनकम स्टेटमेंट्स कौन दिखाते हैं? और इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट कितनी होती है हमारे पास? सिर्फ दो इनकम स्टेटमेंट है हमारे पास, एक का नाम है ट्रेडिंग और एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हमारी ये जो बैलेंस शीट होती है तो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट? कौन इसमें फिक्स एसेट नहीं है भैया? गुडविल। मैंने आपको बोला ना, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ उसने बोला नॉट अ फिक्स एसेट, आपने पेपर में कई बार देखा होगा नॉट एन इंटेंजिबल एसेट या नॉट एन टेंजिबल एसेट। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। मार्शलाइजेशन, मार्शलाइजेशन का मतलब होता है बैलेंस शीट को अरेंज करना। दो तरीके से अरेंज होती है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। दो तरीके की है, लिक्विडिटी और परमानेंस। जो लिक्विडिटी वाले होते हैं उसमें जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा वो सबसे पहले लिखे जाते हैं, और जो बाद में कैश में कन्वर्ट होगा वो सबसे लास्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब एसेट साइड में कैश को पहले लिख दोगे और गुडविल को सबसे लास्ट में लिखोगे तो ये हो जाएगी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कैश के बाद बैंक आ जाएगा, बैंक के बाद आपके डेटर बीआर आ जाएंगे, बीआर पहले आएंगे, यहाँ फिर डेटर आएंगे, फिर स्टॉक आएंगे, ऐसे करके चलेगा। और अगर आपने गुडविल पहले लिख दिया और कैश सबसे लास्ट में लिखा तो ये हो जाएगी परमानेंस। ठीक है, मेरे साथ संडे को बने रहिए, मैं आपको इसके एग्जांपल भी दिखा दूंगा। अभी तो आपका आंसर लिक्विडिटी और परमानेंस। अगला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन इन एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं वो आपके P&L या ट्रेडिंग या बैलेंस शीट दोनों में जा सकते हैं आप, क्योंकि एक्सपेंस है, क्योंकि क्या है? एक्सपेंस है, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। इसका आंसर सी होगा। आगे, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? करंट एसेट। पहले ही खर्चा दे दोगे तो तुम्हारा राइट बन गया। अगर तुमने पहले किसी के मुंह पे पैसे मारे हुए हैं कि 4 महीने किराया पकड़, तो 4 महीने तुम्हें हिला ही नहीं सकता, करंट एसेट है तुम्हारा 12 महीने के अंदर, इसलिए करंट एसेट है। ठीक है, अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस। अब उस आदमी के लिए क्या हो गया जिसको तुमने 4 महीने का किराया पहले ही दे दिया, उसके लिए ये करंट लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया? करंट लायबिलिटी हो गया। तुम्हारे लिए करंट एसेट हो गया, दूसरे के लिए करंट लायबिलिटी हो गया। फिर कमाया थोड़ी ना उसने वो किराया, भी तुमने पहले दे दिया, 4 महीने पहले किराया दे दिया है, तो कमाया कहाँ उस आदमी ने? भी कमाएगा तो तब जनवरी का, अगर उसने फरवरी का किराया आपसे जनवरी में ले लिया है तो फरवरी में कमाया कहाँ उसने? अभी कमाया कहाँ उसने? कमाएगा तो फरवरी में ना उसको। डूबत और सदगिंद ऋण यानी कि बैड और डाउटफुल डेट किस पर कैलकुलेट होते हैं? डेटर्स के ऊपर, और उसमें बैड डेट का एडजस्टमेंट करने के बाद। ध्यान रखिएगा, इस पे मैंने एक बहुत बड़ी बात आपको बताई थी। सबसे पहली बात, डेटर्स। मान लीजिए आपके 50 साल के डेटर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर कोई बैड डेट जो आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, कहाँ दी हुई है? ट्रायल बैलेंस में दी हुई, ट्रायल बैलेंस में दी हुई बैड डेट, ठीक है, 5,000 रुपये दे रखिए मान लो, तो उसे काटने का 45,000 रुपये आ जाएगा। इस पर लगता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या है इसका लॉजिक? 50 में से 5 ने दिया नहीं पैसा, 45 देंगे। उनमें भी हमें मान लो 4,500 रुपये शक है कि शायद ये पैसा नहीं देंगे, 10% पे शक है नहीं देंगे, तो 40,500 तो देंगे ना। 50 में से 5 ने दिए नहीं, 45 हो गए। 4,500 पे आपको शक है, 40,500 बच गए। उन 40,500 में जो आपको पता है कि ये पैसा आपको देंगे, इनमें से हो सकता है कि कुछ आपसे डिस्काउंट मांग ले पहले पैसे देने का। मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो 40,500 जो हमको पैसा देने वाले हैं, भाई डिस्काउंट किसको दोगे? जो भाग गया, ये जो भागने वाला है, ये जो पैसे देने वाला,
जो पैसे देने वाला उसी को तो डिस्काउंट दोगे। जो भाग गया आपका पैसा लेके उसको डिस्काउंट नहीं देते हैं, उसके पीछे तो पुलिस छोड़ते हैं। और जिन पे आपको शक है उनको आप कुछ नहीं देते। पर जो आपको लगता है कि बड़े शरीफ लोग हैं और ये हमको पैसा पहले ही दे देंगे, इन पे शायद हमको डिस्काउंट देना पड़े, तो 5% डिस्काउंट मान लेते हैं, आप इनको देने को तैयार हैं, तो 2025 तो ये लग गए। तो आपको 38,475 रुपए ऐसा पैसा है जो आपके डेटर का पैसा बैलेंस शीट में आएगा। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई 5,000 ने आपको पैसा नहीं दिया, 45 आपको देने वाले थे, 4.5 पे आपको शक है 40,500 देने वाले हैं, और 40,500 में से 2025 का आप डिस्काउंट दे देते हैं। तो डिस्काउंट कब देना है? डिस्काउंट कब देना है? डिस्काउंट तब देना है जहां आपको ये पता लग जाए कि आपके डेटर में से जितने भागने थे भाग गए, जितनों पर आपको शक है उनका भी हो गया इलाज, अब जो बच गए उन पे डिस्काउंट लगेगा भैया। तो सीक्वेंस यही है, सीक्वेंस यही है, इसी सीक्वेंस में होता है काम। ठीक है जी। और डिटेल में मैंने कहा ना, संडे को हम क्लास करेंगे, कई संडे लगेंगे शायद, पहला संडे तो मैं आपको शेयर्स के ऊपर कराने वाला हूँ संडे। ठीक है, तो हम इसको भी लाएंगे और कोशिश करेंगे आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। जो शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट बनती है, शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट बनती है, उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का क्या करते हैं, तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं P&L पे। ठीक है, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू या स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू इसको खत्म कर दिया जाता है। ये आंसर मत कर देना, क्योंकि उसने शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट बोला है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बोली है उसने। अगर वो बोलेगा सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट, अगर बोलेगा पार्टनरशिप की बैलेंस शीट, तब तो आंसर आपका पहला वाला होगा, लेकिन वो बोल रहा है कंपनीज की बैलेंस शीट, आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से या P&L से डिस्चार्ज करो, यानी कि रिटर्न ऑफ करो। कौन इसमें फिक्टिशियस एसेट है? तो भैया ऐसा है, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं यही फिक्टिशियस एसेट होते हैं। ठीक है, ऐसे एसेट जो सिर्फ दिख रही है एसेट, पर कोई बेनिफिट तो ऐसा नहीं देने वाली है एज सच। बैंक बैलेंस का अगर फेवरेबल बैंक बैलेंस है तो कैश बुक में इसका क्या मतलब है? कैश बुक में इसका मतलब डेबिट है। ठीक है, कैश बुक में इसका मतलब डेबिट होता है। ये हमने BRS वाली क्लास जो हमारी है उसमें जरूर देखिएगा, और इसी लिस्ट के अंदर है, मैंने आपके लिए इसके अंदर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अब तक 3 में MCQ सीरीज के 3 सेट में लगा चुका हूँ, डेप्रिसिएशन, BRS एंड आपका जो कंसेप्ट वाला पार्ट है, ये मैं चौथा लगा रहा हूँ। अब देखिए इसमें आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज कर देता है ना, जैसे आपको आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज करना नजर आए तो NP इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला आपको लगाना है। क्यों लगाना है? इसका लॉजिक समझे? तो लॉजिक ये कि मान लीजिए 1100 रुपए, मान लीजिए 1100 रुपए हैं और 10% का आपको कमीशन देना है। लाइन क्या है आफ्टर चार्जिंग का? आफ्टर चार्जिंग का क्या मतलब है? आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये है कि भाई इस 1100 में से मेरी कमीशन माइनस कर दो, और जो बच जाए उसके ऊपर 10% मेरी कमीशन होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? फिर से सुनो, बड़ी अजीब सी लाइन है। क्या कह रहा है? कह रहा है इसके अंदर से मेरी कमीशन बाहर करो, और जो कमीशन आप मेरी बाहर करोगे वो बचे हुए अमाउंट का 10% होनी चाहिए। ये है आफ्टर चार्जिंग का मतलब। इसके मतलब इसके 2 टुकड़े करो, एक एक्स और एक वाई, एक एक्स और एक वाई, और जो एक्स होगा, जो वाई होगा, जो वाई होगा वो एक्स का 10% होगा। तो भैया 1100 में से कितना एक्स और वाई करोगे कि वाई जो है वो 10% हो जाए एक्स का? ये तो बड़ी लंबी महाभारत हो जाएगी। तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है या सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि भाई ये अपने आप में 100% है और ये इसका 10% है, तो ये टोटल मिला के 110% हो गया। कितना हो गया? 110। यानी कि इसके अंदर 100% का वो प्रॉफिट भी है और जिसके ऊपर 10% का कमीशन निकालना है, इसका मतलब वो भी है। तो दोनों के दोनों मिलाकर 110 हैं। 100 का हमने मान लिया कि प्रॉफिट है, 10% हमने बोला कमीशन है, तो टोटल मिला के 110 हिस्से हैं इसके। आप इसको 110 से डिवाइड करिए, 110 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आपके पास आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करिए 10 हिस्से आपको मिल जाएंगे और आपका कमीशन बाहर आ जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो 1100 का अगर आप 10/110 करेंगे, 10/110 क्यों भैया? रेट है 10
और 100 प्लस रेट यानी कि 100 प्लस 10, तो 110 करेंगे तो ये आपको दे देगा 100 रुपए और यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपए। अब मुझे बताइए कि 100 रुपए क्या एक्स के एक्स का जो वैल्यू है उसका 10% नहीं है? है। इसलिए आपका आंसर इस तरह, इसलिए आपको ऐसे निकालना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इक्वल्स टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इतने हिस्से को हम कहते हैं आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और आप इसको लिखिए नॉन सीए प्लस सीए और इस सीएल को इधर ले आइए माइनस सीएल। अब क्या है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? सीए माइनस सीएल। तो नॉन सीए नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू किसके बराबर? कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर। ये जी वर्किंग कैपिटल क्या है? अभी भी आपको बताया, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दो तरीके का वर्किंग कैपिटल होता है, एक ग्रॉस और एक नेट। नेट होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ग्रॉस वाला तो टोटल ऑफ करंट एसेट होता है। दो अप्रोच होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जब हम आपकी क्लास करेंगे लॉजिक समझाएंगे तब आपको पूरी तरह बातें बताई जाएंगी। सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं? सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं जब आप एसेट्स को कम लगाते हो और लायबिलिटी को बढ़ा कर दिखाते हो। अपने एसेट्स को कम दिखाइए, उधार को बड़ा चढ़ा के दिखाइए, दुनिया को लगेगा आप तो बर्बाद हैं लेकिन आप तो असल में आबाद हैं। यही है सीक्रेट रिजर्व, गुप्त संचय। छुपा के रखो अपनी चीजें, कभी भी दुनिया को ये मत बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी कार है, ठीक है? कभी भी मत दिखाओ कि तुम्हारे पर लोन कितने के, लोन हमेशा ज्यादा दिखाओ, एसेट हमेशा कम दिखाओ, ताकि दुनिया तुमको समझे कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है और असल में तुम्हारे पास मजबूती बनी रहे। सर इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, ओवर वैल्यूएशन हो जाए एसेट का और अंडर वैल्यूएशन हो जाए लायबिलिटी का, मतलब मैं दुनिया को अपनी एसेट बड़ा चढ़ा के दिखाऊं जो मेरे पास है ही नहीं और अपनी लायबिलिटी को घटा के दिखाऊं जो असल में ज्यादा है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ जी, ये तो फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, सीक्रेट रिजर्व थोड़ी ना है। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन वाला मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर लाइफ। 1 लाख की मशीन है, 10 साल जिएगी तो हर साल 10 साल लेगी, आपने उसे 1 लाख को तो 10 साल में बांट दिया। डेप्रिसिएशन। प्रोविजन चार्ज किया जाता है और रिजर्व अप्रोप्रिएट किए जाते हैं। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो, चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट हो ना हो। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म और ये आपके आंसर की इसके नीचे लगी हुई है। हम लोग इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्रिशिएट क्लासेस। स्पेलिंग में कर देता हूँ इसको, ठीक, एप्रिशिएट क्लासेस। बहुत जल्द आपको इस ऐप पर भी आपके लिए कुछ जो है पेपर के रिगार्डिंग मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐप को डाउनलोड करिए। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। और देखिए, आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे यूट्यूब पर, मैं आपको उसी तो फिर ये चीज़ें देता रहूँगा। मज़ा तभी आता है ना जब दोनों तरफ से एफर्ट हो। आपके एफर्ट है पढ़ने के लिए तो मैं आपको पढ़ाने को तैयार। अगर आप एफर्ट ही नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे करूँ, है ना। तो वो अच्छा लगता है कि अगर आप करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए कुछ करूँगा, बढ़िया कुछ ढूंढूंगा, रिसर्च करूँगा, तभी करूँगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ना। क्योंकि मैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ही तो आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे होगा। तो आप जुड़िए इस चैनल से,
आगे अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। हम लोग इसमें बहुत कुछ लाने वाले हैं इस चैनल के अंदर। अब ये चैनल काफ़ी एक्टिव कर दिया है मैंने, और कोशिश रहेगी बहुत बढ़िया करेंगे इसमें काम, ठीक है। हम लोग इसमें क्लास 12th के लिए, अगर आपके कोई जान पहचान वाले क्लास 12th में हैं, कॉमर्स में हैं, तो नवंबर, अभी तो नहीं, नवंबर से हम लाइव क्लासेस उनके लिए करेंगे, उनके बोर्ड की प्रिपरेशन, ठीक है। बीच बीच में हम डालते रहेंगे। तो लाइव क्लासेस तो हम नवंबर से ही शुरू करेंगे बोर्ड प्रिपरेशन की, ठीक है। एप्रिशिएट क्लासेस के ऐप के अंदर मैं इन बच्चों के लिए डीके गोयल के जो सॉल्यूशंस हैं, टीएस ग्रेवाल के जो सॉल्यूशंस हैं, एसके सिंह जो स्टेट गवर्नमेंट में चलती है उसके जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट है इनके लिए, वर्क बुक लॉन्च कर रहे हैं हम, ये सब कुछ हम 12th के लिए लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। नवंबर तक ये सारा सेटअप हम रेडी कर देंगे, और आपके लिए यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम्स के लिए हम एक 10 बुक्स की सीरीज ला रहे हैं। आप कहेंगे 10 बुक की सीरीज? हाँ जी, सिलेबस बड़ा है भाई। एक बुक अगर आपको वादा कर रही है कि सारा सिलेबस कवर कर देगी, तो आप खुद सोचिए 11th 12th बीकॉम, इनकम टैक्स जो वापस आने वाली है, एफएम, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, कैसे आ जाएगा एक किताब के अंदर? नहीं आएगा, ठीक है। तो 10 बुक्स की सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं पार्ट वाइज। फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक अकाउंटिंग यानी कि 11th वाला पार्ट प्लस आपको 12th वाला पार्ट मिलेगा। सेकंड वाली में आपको हम दूसरे पार्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम लॉन्च करने वाले, ये हम जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पर ये आपको एक्सक्लूसिव एप्रिशिएट जो ऐप है उसी में मिल पाएगी, यहाँ नहीं मिल पाएगी। यहाँ तो आपको सिर्फ एमसीक्यू सीरीज और जो संडे टू संडे क्लास है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो इसमें हम आगे मिलते हैं। अभी तो हम आपके लिए ये 40 क्वेश्चंस लेके आए हैं, थोड़े और क्वेश्चंस भी हम आपके लिए आगे लाएंगे, ठीक है जी। चलिए, आज के लिए बहुत है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर जो है कभी ना कभी तो होगा, और क्या आप तैयार हैं उस पेपर के लिए, वो इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। तो आप तैयारी करते रहिए, आप साथ में रहिए, बढ़िया तैयारी इसमें हम आपके लिए करेंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।